जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए देखते हैं आज आपकी पहली न्यूज यानी कि पहली खबर क्या है। एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं लेकर के आया हूं सारा जो आपका न्यूज है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, जापान किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है, यानी कि फिर से शुरू करेगा? फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, तोकाई न्यूक्लियर पावर प्लांट और काशिवाजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट और ओनागावा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है, काशी काशी वाजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आप लोगों को याद तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो पावर प्लांट है जिसका नाम है काशी वाजाकी, ठीक है बच्चों, जिसका नाम है काशी काशी वाजाकी करीवा, ठीक है, काशी वाजाकी करीवा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका? परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट। इसको 2011 में बंद कर दिया गया था। इसको 2011 में बंद कर दिया गया था, और इसलिए बंद किया गया था क्योंकि इसमें एक एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इसमें नहीं हुआ था, ठीक है, इसके पास एक और संयंत्र था जिसका नाम था फुकुशिमा। ठीक है, क्या नाम था? फुकुशिमा। ठीक है बच्चों, फुकुशिमा डाइची, ये दिखाई दे रहा है फुकुशिमा डाइची, मैं इसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, फुकुशिमा डाइची, ठीक है बच्चों, डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें 2011 में क्या हुआ था? एक एक्सीडेंट हो गया था। और इन दोनों का जो एक पार्टनर था, इन दोनों का ही एक कॉमन पार्टनर था। ठीक है, और वो कॉमन पार्टनर था टेपको। ठीक है, वो कॉमन पार्टनर था टेपको वो कॉमन पार्टनर था, यानी कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ठीक है, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ठीक है बच्चों, पावर कंपनी। ठीक है, ये टेपको। अब सरकार को और लोगों को ये लगा कि भाई साहब, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें इसका भी कहीं ना कहीं हाथ है। किसका? टेपको का। तो टेपको से जुड़े हुए ये दोनों संयंत्र, इसमें तो खैर एक्सीडेंट ही हुआ था और इसमें एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और ये जो है काशी वजाकी दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है ये? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जापान ने जो 2023 में बात करें, तो जापान की जो एनर्जी है, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होती है ना, बिजली बनाती है, बहुत ही कम पॉल्यूशन करती है। लेकिन ये बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो गए, जिसमें 14 रिएक्टर बंद हुए हैं। ठीक है, इसमें 7 रिएक्टर बंद हुए हैं और इसमें 14 रिएक्टर बंद हुए, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो एक बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से बिजली बनाने का जो साधन था, जो रास्ता बच गया था जापान के पास, वो कोयले से बच गया था और भी ऐसे ईंधन से जो कि बहुत ज्यादा प्रदूषण करते थे। यही वजह है कि कार्बन एमिशन में, यानी कि कार्बन एमिशन में, ठीक है बच्चों, कार्बन एमिशन में पांचवें रैंक पे है कौन? जापान, पांचवें रैंक पे है जापान। इसलिए जापान ने अभी एक प्लान बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया कि 2040 तक जाते आते, ठीक है, कब तक? 2040 तक जाते आते उसको 20% जो इलेक्ट्रिसिटी है न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनानी है। अब इतना बड़ा टारगेट लेके चलेगा तो डेफिनेटली उसको ये सारे जो बंद किए हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। तो वही उसने स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट किया है कि काशिवाजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट करेगा जापान दोबारा से। ठीक है बच्चों, तो योर करेक्ट आंसर इज काशिवाजाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट। हु फर्स्ट sang द नेशनल
एंथम इन 1911। अभी देखिए कोलकाता में पहली बार गाया गया था, ठीक है। और किसने गाया था, ये आपका सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर, बिशन नारायण धर, सरला देवी चौधरानी और अबिद अली। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जो 1911 ठीक है बच्चों, 1911 और आज तारीख क्या है, तो 27 दिसंबर आज तारीख है, 27 दिसंबर तारीख है। 1911 27 दिसंबर को कोलकाता में, कहां पे, कोलकाता में कांग्रेस का जो सेशन हो रहा था, कोलकाता कांग्रेस सेशन, कोलकाता कांग्रेस सेशन में, ठीक है बच्चों, कोलकाता कांग्रेस सेशन में, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, ठीक है, गाया गया था, याद रखना, गाया था। और इसमें जो राष्ट्रीय गान गाया था, या एक तो देखिए 1911 में तो गाया गया था, लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहां लिख लेते हैं थोड़ा दूर सा, ठीक है। लिखा किसने था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। टैगोर ने इसको लिखा था 1905 के अंदर में। 1905 में इन्होंने लिखा था, लेकिन जब लिखा था तो एक बंगाली गाने के रूप में लिखा था, ठीक है, एक बंगाली भजन के रूप में लिखा था। और उस बंगाली भजन के जो पहली लाइनें हैं ना, ठीक है, पहली लाइनें भारत भाग्य विधाता, पहली लाइनें जो है ना, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, विधाता, ये जो लिया गया उस भजन से, और इसी से आगे क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम बना दिया गया। और जिसे पहली बार गाया गया था 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन में, ठीक है। और गाने वाली कौन थी, सरला देवी चौधरानी, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या नाम है, सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी ने गाया था, ठीक है, चौधरानी ने गाया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी है, उनकी बहन की बेटी है, याद रखेगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया नहीं था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पहली बार जो इसको गाया था, ठीक है, सरला देवी चौधरानी जी ने पहली बार इसको गाया था, याद रखेगा। और जो कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ है ना कांग्रेस का, इसमें जो अध्यक्ष थे यानी किनकी प्रेसिडेंटशिप थी, तो याद रखना बिशन नारायण धर की। किसकी, बिशन नारायण धर, बिशन बिशन नारायण धर, ठीक है बच्चों, बिशन नारायण धर जो थे, यहां पर कौन थे, अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जब ये अपनाया गया, ये नेशनल एंथम गाया गया, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए अब ये जो राष्ट्रीय गान जो है इसके दो वर्जन है। एक तो 52 सेकंड वाला वर्जन है जो कि कंप्लीट है, और एक 20 सेकंड वाला वर्जन है जो कि स्टार्टिंग की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन, यानी कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इतना, और लास्ट में जय हे जय हे जय 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 हे। ये लास्ट की 2 लाइन, शुरुआत की 2 लाइन 20 सेकंड में हम लोग करते हैं, कोई स्पेशल इवेंट आता है तब, और बाकी 52 सेकंड में पूरा पूरा नेशनल एंथम हम लोग कवर कर देते हैं। ये 2 वर्जन आप लोगों को नेशनल एंथम के दिखाई देंगे, ठीक है। 2016 में सरकार ने एक नियम निकाला कि जितने भी फिल्म मूवीज हैं, थिएटर हैं, उन सब में मूवी चलने से पहले राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा, नेशनल एंथम बजाया जाएगा। लेकिन 2018 में ये कह दिया कि चलो नहीं भाई, मर्जी है कंपलसरी नहीं है, ठीक है, मर्जी है कंपलसरी नहीं है। ये भी आप लिख लीजिएगा कि किस साल में भारतीय सिनेमाओं में नेशनल एंथम बजाने का ऐसा रूल निकाला गया था, तो 2016 में। लेकिन 2018 में बोल दिया गया था कि ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, याद रखिए। अब नेशनल एंथम को अपनाया कब गया था, तो 24, ठीक है, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाना था ना, तो उसके ठीक 2 दिन पहले हमने इसको अपना लिया था। क्लियर पॉइंट, याद रखिएगा। और इसका संस्कृत वर्जन तो लिखा ही था रविंद्रनाथ टैगोर ने, फिर हिंदी वर्जन हुआ, और इसका फिर उर्दू वर्जन भी किया गया अबिद अली साहब ने, ठीक है। इनको सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि इसका संस्कृत जो इसका उर्दू वर्जन करो, तो अबिद अली साहब ने, ठीक है, उर्दू वर्जन जो किया था अबिद अली साहब ने। किसने, अबिद अली साहब ने इसका उर्दू वर्जन किया था। क्लियर पॉइंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके लिए क्या कहता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण के लिए मोरवीर शुभंकर का अनावरण किसने किया है, मोरवीर शुभंकर, ठीक है बच्चों, मोरवीर शुभंकर। अभी चलिए यहां पे देखिए एक हमारा 2018 में एक गेम शुरू किया गया था, 2018 में, ठीक है, 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है,
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, याद रखना स्कूल गेम्स। और इसे ही 2019 में क्या कर दिया गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, या खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है बच्चों, क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, इंडिया यूथ गेम्स। इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि स्कूल्स और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनके अंदर से स्पोर्ट्स की काबिलियत को बाहर निकालना, स्पोर्ट्स की काबिलियत को बाहर निकालना, ऐसा ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। लेकिन अभी फिलहाल जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार शुरू हो रहा है। कौन सा, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, याद रखना खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है बच्चों, ट्राइबल गेम्स पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक होंगे, तो 14 फरवरी 2026 से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और ये अनाउंसमेंट कहां पे हुआ है, ठीक है, ये अनाउंसमेंट कहां पे हुआ है, तो बिलासपुर में हुआ है। कहां पे हुआ है, बिलासपुर में इसका अनाउंसमेंट हुआ है। और ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है, इसका शुभंकर यानी कि एक चिन्ह होता है ना, चिन्ह, ठीक है, शुभंकर, तो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट, ठीक है, शुभंकर यानी कि मैस्कॉट डिजाइन किया गया है मोरवीर, ठीक है, मोरवीर, ठीक है, याद रखना। मोर का मतलब क्या होता है, मेरा, और वीर का मतलब क्या होता है, वीर यानी कि ताकतवर, ठीक है। तो इस स्पोर्ट्स को जीतने वाला जो होगा, ठीक है, उसको मोर वीर कहा जाएगा कि मेरे वीर। और इसमें जीतने वाले को अगले 8 सालों तक, ठीक है, अगले 8 सालों तक क्या मिलेगा, याद रखना, अगले 8 सालों तक 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, यानी कि टोटल 40 लाख रुपए मिलेंगे, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स को एक एक साल में, ठीक है, यानी कि अपने स्पोर्ट्स की काबिलियत को और ज्यादा बढ़ा सके, अच्छी डाइट ले सके, अच्छी ट्रेनिंग ले सके। इसके लिए उसको टोटल 8 साल तक 5-5 लाख रुपए का राशि दिया जाएगा, जो भी इस गेम में जीतेगा। क्लियर पॉइंट। अब देखिए यहां बात करते हैं कि जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो शुभंकर है, शुभंकर किसने अनाउंस किया है, ये आपका सवाल है, ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण के लिए मोरवीर शुभंकर का अनावरण किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया, चीफ मिनिस्टर विष्णु देवसाई और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। तो याद रखना मनसुख मांडविया, ठीक है, क्या नाम है इनका, मनसुख मांडविया, ठीक है, मांडविया। ये कौन है हमारे, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है। और साथ में एक और नाम याद रखना, ठीक है, तो सीएम विष्णु देसाई साहब हैं, इन्होंने भी अनाउंस किया। याद रखना जब दोनों में से एक ऑप्शन आएगा तो एक ही करना है, और दोनों अगर ऑप्शन आ जाए तो ये मनसुख मांडविया का नाम करना है अगर दोनों ऑप्शन आए तो। और अगर मनसुख मांडविया नहीं आएगा तो विष्णु देसाई का भी आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जने स्टेज पे खड़े हैं और दोनों जनों ने अनाउंस किया है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन मुझे एक ही लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीफ मिनिस्टर विष्णु देसाई, ठीक है, चीफ मिनिस्टर विष्णु देसाई, ठीक है, चीफ मिनिस्टर विष्णु देसाई, ये नाम आप याद रखना, ठीक है। और किसके, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी आप देखोगे कि जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात कर रहे हैं, तो आप करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, ठीक है बच्चों। और शुरू होगा ये गेम 14 फरवरी 2026 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आता है ये है, संथाली वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार संथाली भाषा में संविधान को लागू करवाया गया, यानी संविधान को ट्रांसलेट किया गया। और वो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, एंड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। अभी देखिए क्या है ये, एक न्यूज आई है, ठीक है, संथाली, ठीक है, देखो संथाली जो भाषा है, संथाली जो ट्राइबल यानी आदिवासियों की भाषा है, ट्राइबल भाषा है यानी कि आदिवासियों की भाषा है, इस भाषा में संविधान को, इस भाषा में संविधान को यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, इस भाषा में संविधान को लिखा गया है, याद रखना। और ये बात किसने अनाउंस किया है, किसने अनावरण किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, किसने, द्रौपदी मुर्मू जी ने अनाउंसमेंट इसकी किया है, ठीक है, याद रखना, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा है, इसको हमारे संविधान की 22 भाषाओं में शामिल किया गया है, हमारी 22 भाषाओं में, संविधान की 22 भाषाओं में इसको शामिल किया
गया है, यानी कि 22 भाषाओं में से एक है संथाली। और संथाली जो लैंग्वेज है, इसकी स्क्रिप्ट की बात करें, ओएल चिकी स्क्रिप्ट है। याद रखना, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिपि। ठीक है, संथाली भाषा की जो लिपि है उसका नाम क्या है, ओएल चिकी, याद रखना। ठीक है, संथाली भाषा की जो लिपि है यानी कि स्क्रिप्ट है, उसका नाम क्या है, स्क्रिप्ट है उसका नाम क्या है, ओएल चिकी इसका नाम है। ठीक है, और ओएल चिकी ये कब बनाई गई थी, तो 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, याद रखना, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था इस स्क्रिप्ट को। और अभी 2025 चल रहा है, तो 100 साल पूरे हो गए। तो 100 साल पूरे होने की उपलक्ष्य में, या फिर यूं कह लीजिए कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं इसको अच्छे से समझ सकें, यानी कि हमारे संविधान को समझ सकें। अगर संविधान को समझ सकेंगे तो उनके अपने अधिकारों का पता चलेगा, अपनी ड्यूटीज का पता चलेगा। इसलिए संथाली भाषा में संविधान को ट्रांसलेट किया गया है। संथाली 22 भाषाओं में से एक है। संथाली भाषा की लिपि और स्क्रिप्ट है जो ओएल चिकी स्क्रिप्ट है, जिसे 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने लिखा था, बनाया था। क्लियर पॉइंट। और संथाली भाषा की बात कर ले तो कौन कौन से क्षेत्र में इसको बोला जाता है, तो बिहार वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, झारखंड वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, और आपका वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में बोली जाती है, इस बेल्ट में बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। In which district of Maharashtra will the dedicated research center be established? अभी देखिए, महाराष्ट्र के किस जिले में समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी देखिए, ठीक है, महाराष्ट्र में सुधीर गढ़गिल, ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली में, ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली में एक एमएलए है, ठीक है, क्या नाम है उनका, सुधीर, ठीक है, सुधीर गढ़गिल। अभी सुधीर गढ़गिल जी ने एक पहल किया है कि किशमिश के लिए डेडिकेटेड, ठीक है, शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है कोल्हापुर का, वहां पे बनाया जाएगा। कौन सी, शिवाजी, ठीक है बच्चों, शिवाजी यूनिवर्सिटी, ठीक है, शिवाजी यूनिवर्सिटी में क्या बनाया जाएगा, किशमिश के लिए क्या बनाया जाएगा, किशमिश के लिए, ठीक है, क्या, डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर, ठीक है, डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, हम लोग ना किशमिश बहुत ही कम बनाते हैं, जबकि महाराष्ट्र तो अंगूर वंगूर किशमिश के लिए जाना ही जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। हम लोग ज्यादातर किशमिश क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट भी कहां से करते हैं, तो चाइना से करते हैं। ठीक है, चाइना से करते हैं, और लगभग 70% किशमिश हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो पैसा है वो विदेशों में जाता है, चाइना के पास जाता है। इसलिए जो सांगली जो है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, सांगली, ठीक है, सांगली जिले में जो एमएलए साहब हैं, ठीक है, सुधीर गढ़गिल, उन्होंने ये पहल किया है कि हमें एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, किशमिश से रिलेटेड रिसर्च होगी, ठीक है, रिसर्च होगी। इसके लिए अलग अलग जो बीज होगी, अलग अलग वैरायटीज होंगी किशमिश के, वो बनाई जाएंगी, उसको तैयार करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, याद रखना, एक वैरायटी, ठीक है, वैरायटी ऑफ किशमिश, ठीक है, याद रखना, वैरायटी ऑफ किशमिश यहाँ पे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, रिसर्च की जाएगी, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी, यानी कि एक्सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यानी किशमिश अच्छी बनाएंगे तो हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र के किस जिले में समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो सांगली जिले में समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 द नंबर ऑफ सेक्शंस इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम हाउ मेनी टू हाउ मेनी। देखिए, आयकर अधिनियम 2025 के तहत धाराओं की संख्या कितनी से कितनी घटाकर की जा रही है। ठीक है, याद रखना, हमारे देश में आज भी जो इनकम टैक्स का रूल चलता है ना, ठीक है, इनकम टैक्स, ठीक है बच्चों, इनकम टैक्स का जो रूल चलता है ना, वो 1961 वाला चलता है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961
वन वाला जो हमारा रूल आज के डेट में भी चलता है, ठीक है, याद रखना। और ये बहुत ही पुराना रूल है जिसमें तकरीबन तकरीबन सेक्शन बदल बदल के घट पड़ के कितने हो चुके हैं, 800 से ऊपर हो चुके हैं, 800 से ऊपर, यानी कि 819 हो चुके हैं, 819 हो चुके हैं, 819 सेक्शन हो चुके हैं। और जो चैप्टर्स बढ़ चुके हैं, बढ़ के, ठीक है, चैप्टर्स बढ़ चुके हैं 47। तो जो चैप्टर्स 47 से 23 चैप्टर्स पर घट चुके हैं, घटाया गया है, ठीक है, याद रख लेना। और 819 से कितना, 536, ठीक है, 536 जो सेक्शंस हैं यहां पर लेकर के आया गया है, ठीक है, याद रखना। तो 819 से 536 सेक्शंस किया गया है। अब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इनकम टैक्स 2025 क्यों चेंज किया गया है, और इनकम टैक्स 2025 कब से लागू हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब इसमें केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमें नया सेक्शन लेके आना है पुराने सेक्शन को बदल के। अब पुराने सेक्शन को बदल के जब अब नया सेक्शन लेकर के आएंगे, तो क्यों लेकर के आएंगे, क्योंकि देखिए पुराना समय था, है ना, पुराना समय था कि उस वक्त में जिस तरीके से इनकम होती थी उसके हिसाब से इनकम टैक्स लगाए जाते थे। आज की डेट में थोड़ा वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है, इनकम का तरीका बदल गया है। पहले ऑफलाइन बहुत हुआ करता था, आज ऑनलाइन है। तो छोटे मोटे चेंजेस कर करके ना, ठीक है, कितने हो चुके थे, 819 सेक्शंस हो चुके थे, जिसको जरूरी था कि नहीं यार, छोटे छोटे सेक्शन इतने सारे करने से बढ़िया है कि कुछ को कंपाइल कर दो। तो अभी सरकार ने 819 सेक्शन जो बढ़ बढ़ के हो गए थे 536 कर दिया है, और जो चैप्टर है वो 47 से 23 चैप्टर कर दिया गया है। और ये नया जो है इनकम टैक्स लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। नो डाउट इसका डिसीजन अगस्त में ही हो गया था, लेकिन अभी इसको ये सेक्शन वाला जो डिसीजन है ना, वो अभी हुआ है, करंट न्यूज है आपकी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। अच्छा याद रखना, ये डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में होगा, ये आपका डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में होगा, डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में होगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर लगाया जाए, क्या, जिस पर लगाया जाए, ठीक है, लगाया जाए वही दे, ठीक है, वही देगा, क्या बोलते हैं, पेई भी वही होगा, ठीक है, पे में भरने वाला भी वही होगा, ठीक है, भरेगा भी वही, ठीक है, याद रखना, भरेगा भी वही। जैसे इनकम टैक्स मुझ पे लगाया जाएगा तो मैं ही भरूंगा, प्रॉपर्टी टैक्स मुझ पे लगाया जाएगा तो मैं ही भरूंगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, लगाया जाएगा किसी और पे और भरेगा कोई। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, वो 15 रुपए का है, 15 रुपए एमआरपी, 15 रुपए लिखा रहता है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, जिसका मतलब वो 12-13 रुपए का रहा होगा। सरकार ने 2 रुपए टैक्स लगा दिया, कंपनी वालों ने उसकी कीमत में 2 रुपए जोड़ के उसको 15 रुपए कर दिया, और 15 रुपए उसने हमसे ले लिया। लगाया किस पे गया था, कंपनी पे गया था, और वसूला किससे जा रहा है, हम लोगों से वसूला जा रहा है। तो अभी आयकर अधिनियम 2025 के तहत धाराओं की संख्या कितनी से कितनी घटाकर कर दी गई है, तो 819 से 536 घटा करके कर दी गई है, ठीक है। चलिए, इन विच सेंचुरी वॉज सस्टेन्ड टाइगर प्रेजेंस कंफर्म्ड इन गुजरात। अभी देखिए गुजरात को ना टाइगर, गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट कहा गया है, ठीक है, फिर से टाइगर स्टेट कहा गया है, ठीक है, टाइगर स्टेट कहा गया है। गुजरात का जो टाइगर स्टेट का जो दर्जा था ना, ठीक है, गुजरात का जो टाइगर स्टेट का दर्जा था ना, ये आपका 1989 में आखिरी टाइगर देखा गया था, और 1992 में, ठीक है, स्टेटस जो था गुजरात का टाइगर वाला वो हम लोगों ने छीन लिया था, ठीक है। और कौन से एक्ट के तहत छीन लिया था, तो नेशनल टाइगर, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, ठीक है, क्या है इसका नाम, राष्ट्रीय बाघ, ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, ठीक है। इसके तहत क्या 1989 में आखिरी टाइगर देखा गया था, और 1992 में खत्म कर दिया गया, स्टेटस छीन लिया गया गुजरात से टाइगर का। लेकिन अभी यहां पे याद रखना, ठीक है, अभी रतन महल सेंचुरी जो है, ठीक है, अभी जो रतन महल, ठीक है, सेंचुरी जो है, अभ्यारण्य जो है, यहां पर एक टाइगर दिखाई दिया है, और ना सिर्फ दिखाई दिया है, वो 8-9 महीने से सर्वाइव भी कर रहा है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, सर्वाइव भी कर रहा है। तो इसी वजह से अभी दोबारा से गुजरात को टाइगर का
टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि एक टाइगर यहाँ पे अभी भी जिंदा है, जीवित है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है द कॉप 17 लोगो फीचर्स विच स्पीसीज। अभी देखिए क्या है, कॉप 17 की जो एक मीटिंग होने वाली है, याद रखना कॉप 17, ठीक है, अर्मेनिया में कॉप 17 की अर्मेनिया में मीटिंग होने वाली है, अर्मेनिया में, ठीक है, अर्मेनिया में मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 2026 में, अक्टूबर 2026 में। अब ये कॉप 17 होता क्या है, तो कॉप 17 इकोसिस्टम को बचाने के लिए या फिर जो हमारा पर्यावरण के लिए होता है, पर्यावरण को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस 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 ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लियर पॉइंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 का मतलब है 17th मीटिंग है, 17 का मतलब 17th मीटिंग है। ये किस लिए किया जाता है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए एक मीटिंग किया जाता है, पर्यावरण को बचाने के लिए एक मीटिंग किया जाता है। जो पहला वाला था वो कब किया गया था, यानी कॉप 1 जो था वो कब किया गया था, तो कॉप 1 किया गया था 1995 में, पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, और इसी का अभी जो किया जा रहा है 17वां, ठीक है, येरेवन अर्मेनिया में, कहां पे, येरेवन, ठीक है, येरेवन अर्मेनिया, ठीक है, याद रखना अर्मेनिया, अर्मेनिया। अब इसका जो लोगो है, अब इसका जो लोगो है ये वाला लोगो है, तो ये लोगो का क्या मतलब है, इसमें ना 23 कलर दिखाए गए हैं। ठीक है, 23 कलर दिखाए गए हैं। अब 23 कलर, 23 रंग का मतलब क्या है, ठीक है, 23 डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारी बायोलॉजी में, यानी कि हमारे जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में 23 ऐसी वैरायटीज दिखाई गई है, उसको चिन्हित किया जा रहा है, जिसको हमको बचाना है आगे चलकर पर्यावरण में। ठीक है, और ये तितली का शेप है, तितली का शेप, ठीक है। तो यही आपका जो कॉप 17 में किस प्रजाति को दर्शाया गया है, तो इनिरिडा फ्लावर, मोनार्क बटरफ्लाई, ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई और एरिवन एनोमेलोस ब्लू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरिवन एनोमेलोस ब्लू, एरिवन। ठीक है बच्चों, याद रखना एरिवन, ठीक है, एरिवन एनोमेलोस, ठीक है, एरिवन एनोमेलोस, ठीक है, एनोमोलस, ठीक है, एनोमोलस ब्लू। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक बटरफ्लाई है, वहां की एक ट्रेडिशनल बटरफ्लाई है, यानी कि तितली है। तो ये बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं और ये बहुत ही अलग प्रकार की प्रजाति है, और अर्मेनिया का एक पहचान बनी हुई है तितली। तो एक प्रकार की तितली है, एरिवियन एनोमोलस ब्लू तितली है। ठीक है, इसको हम लोग पॉलियोमेटस एरिवेनिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, ठीक है, पॉलियोमेटस एरिवेनिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, पॉलियोमेटस एरिवेनिसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नेंसिस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट है, इसका साइंटिफिक नेम है, बट अर्मेनिया की एक फेमस तितली है ये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल। ठीक है, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल किस संगठन ने किए। ठीक है, अभी देखिए इसरो, इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, एनएचएएल। अभी देखिए एक आकाश मिसाइल है, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है। ठीक है, आकाश आकाश आकाश, एनजी का मतलब क्या है, न्यू जनरेशन। ठीक है, न्यू जनरेशन एनजी का मतलब है, ठीक है, न्यू जनरेशन क्या है, ये मिसाइल है। ठीक है, याद रखना, बना के इसका लेबोरेटरी वाला टेस्ट तो बहुत पहले कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन जो इसका यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल का मतलब क्या होता है, ग्राउंड में ट्रायल। ठीक है, क्या होता है, ग्राउंड। ठीक है, याद रखना, ग्राउंड में ट्रायल, यानी कि रियल हमने देखेंगे ट्राई करके। तो इसका ट्रायल हो चुका है, कहां पे हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। कहां पे हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। और उड़ीसा में कहां पे हुआ है, ठीक है, तो चांदीपुर में हुआ है, उड़ीसा में चांदीपुर में इसका ट्रायल किया गया है। और चांदीपुर में क्या है, चांदीपुर में ऐसा क्या है, तो इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है। क्या है, इंटीग्रेटेड, क्या है ये, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, टेस्टिंग रेंज है, याद रखना, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में है। चांदीपुर कहां है, उड़ीसा में है। और इसी चांदीपुर उड़ीसा में क्या जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, वहां पे ग्राउंड लेवल पे ट्रायल किया गया है। किसका किया गया है, तो आकाश, ठीक है, किसका किया गया, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का। और ये किसने ट्रायल किया है,
है तो डीआरडीओ, डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस डिफेंस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसे 1958 में बनाया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को सेशन एकदम फर्राटेदार, धमाकेदार और ताबड़तोड़ लगा होगा और आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके से और भी सेशंस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।